यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ गाइज, आजकल तो अब यूपीआई का ज़माना है। आपको तो ये पता है कि जैसे जैसे दुनिया कैशलेस होते जा रही है वैसे ही फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेटा के अकॉर्डिंग जब से यूपीआई आया है तब से 50% जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसके चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो जी हाँ गाइज, अगर आपको यूपीआई यूज़ करना अच्छे से आता है तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, वो है ऑनलाइन स्कैमर्स। जी हाँ गाइज, ऑनलाइन में जो भी स्कैम होते हैं वो यूपीआई के थ्रू ही ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक स्कैम तो मेरे साथ भी हुआ था गाइज। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके पास एक शेरलॉक वाला माइंड होता है। मतलब ये हर टाइम एक नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी एक इंसान पे अप्लाई कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे आखिर हम इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और मेरे साथ जो ऑनलाइन स्कैम हुआ वो आखिर किस लेवल का था। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूपीआई के बारे में और मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। भारतीय स्टेट बैंक और भारत के कुछ बैंकों द्वारा डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए एनपीसीआई का गठन किया गया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ गाइज, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया 2009 में। जो एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये इंश्योर करेगी कि कहीं पर पेमेंट्स के जरिए कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, और ये हमारे पेमेंट को क्रेडिट होने से लेकर डेबिट होने तक ये सारा इंश्योर करती है। तो गाइज इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं कि डिजिटल पेमेंट ने हमारी लाइफ तो आसान की ही है, तो और साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक भी हमें देखने को मिलता रहता है। मतलब ये स्कैम होते रहते हैं। तो गाइज हमारे पेमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहला यहाँ पर होता है पीएसपी, मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइज पीएसपी ये इंश्योर करती है कि कस्टमर को एक इजी सर्विस दी जाए और उनका जो पेमेंट है उसे सेफ और सुरक्षित रूप से अच्छे से ट्रांजैक्शन किया जाए। अब ये तो गाइस आपको पता है जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है इन्होंने बैंक के जो ऐप होते हैं उनको एक तरीके से रिप्लेस ही कर दिया है। मतलब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि पीएसपी ऐप है क्या। तो पीएसपी जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो ये सारे पीएसपी हैं। तो इंडिया में 90% लोग इन्हीं पीएसपी ऐप द्वारा अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। अब जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी टाइप का आप अगर यूज़ करते हो तो इसको जो इंश्योर करता है, मतलब ये अंडर आते हैं एनपीसीआई के, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ये सारे अंडर आते हैं। अब जितने भी ये पीएसपी ऐप हैं तो ये सर्टिफाइड होते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये सर्टिफाइड होते हैं। मतलब आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो एनपीसीआई के निगरानी में ही आप करते हैं। और अगर इसी के बीच आपके साथ कोई फ्रॉड होता है जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये लोग अगर फ्रॉड करने पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो एनपीसीआई के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी एक तरीके से एनपीसीआई ही हैंडल करता है। अब ऐसी क्या है, जो ये यूपीआई ऐप्स हैं या पीएसपी ऐप्स हैं, अब इनको कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है। मतलब तभी तो इनके पास लोग आएंगे, तभी तो लोग इनको इंस्टॉल करेंगे। तो इनको एक तरीके से स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है। अब अगर मैं इसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे गूगल पे है। अब गूगल पे के स्पॉन्सर बैंक है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। और ऐसे ही फोन पे के जो स्पॉन्सर बैंक हैं वो है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। और लास्ट एग्जांपल जैसे अमेजोन पे है तो इसको स्पॉन्सर करता है एक्सिस बैंक। अब जैसे जो ये यूपीआई ऐप्स हैं, अब इनको स्पॉन्सर तो मिल गए, तो अब इनको सर्टिफिकेट लेना होता है एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको सर्टिफाइड किया जाता है, जिसके बाद आपका जितना भी पेमेंट है वो पूरे एक सेफ तरीके से होगा। मतलब जो भी ये यूपीआई ऐप्स हैं आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एनपीसीआई के अंतर्गत ही आते हैं। तो गाइज अब आपको यूपीआई के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, पर अब आप ये सोच रहे हो कि अगर ये एनपीसीआई द्वारा सर्टिफाइड है तो फिर भी जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं, कैसे यूपीआई फ्रॉड आखिर परफॉर्म किए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक न्यूज़ रिसेंटली निकल के आई थी कि एक भीम ऐप के यूज़र्स के साथ 40,000 का एक स्कैम हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ भीम ऐप के उस यूज़र के साथ कैसे फ्रॉड किया गया। तो गाइस जो भीम के जरिए पेमेंट करता था वो एक 21 ईयर्स का एक लड़का था। मतलब अभी मैं नाम उसका डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये समझिए कि आखिर उसके साथ ये स्कैम हुआ कैसे। तो गाइस उसे एक कॉल आता है जो होता है भीम ऐप के कस्टमर केयर का। अब रियल भीम ऐप के कस्टमर केयर का नहीं, वो फेक कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करता है। तो वो उस लड़के से ऐसा कह रहा है कि मैं भीम ऐप की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपके बैंक में एक प्रॉब्लम चल रही है जिससे जो आपका पेमेंट है वो कभी कभी आपका कट सकता है। तो इस चीज़ में एक नॉर्मल इंसान यही करता है कि यार नहीं यार, मेरे
बैंक में तो पैसा ये कटना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से एक बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसने भी यही किया। तो उन्होंने उस लड़के से कहा कि आपके नंबर में एक OTP आएगा, आप उसे बताइए। और जैसे ही उसने OTP बताया सो गेम खत्म। तो गाइज अब आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस पर एक प्रेशर क्रिएट किया। मतलब सबसे पहले उसे उसके ही पेमेंट से डरा दिया, मतलब उसके बैंक से पैसे कट हो जाएंगे, जिससे वो इंसान डर गया। सेकेंड चीज, उन्होंने भरोसा जीतने के लिए भीम ऐप के कस्टमर केयर ही तो बनना था, फिर वो भीम ऐप के कस्टमर केयर बन गए। तो इसके बाद तो आपको पता ही है कि 40,000 इंस्टेंटली उसके अकाउंट से उड़ गए। इसके बाद RBI साइबर सिक्योरिटी और IT एग्जामिनेशन सेल द्वारा एक नोटिस हर ऐप को भेजा गया। मतलब उसमें ये लिखा था कि आप अपने कस्टमर का अच्छे से और ध्यान रखिए। तो ये तो आपको भी पता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऑनलाइन स्कैम होना तो अभी भी नहीं रुका। तो गाइज मैंने तो अभी आपको ये बता दिया कि रिसेंटली कैसे फ्रॉड हुआ था। तो गाइज अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसको 60% स्कैमर्स यूज करते हैं। तो गाइज वो इंसिडेंट ये है कि आपको एक अननोन नंबर से कॉल आ सकता है। मतलब मोस्टली केस में ये देखा गया कि वो उसके घर वाले का नाम लेता है, मतलब वो कहता है कि मैं आपका एक दूर का रिश्तेदार हूँ। तो इस वजह से वो आपका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा यही कहे। तो वो अलग अलग कैरेक्टर बनकर जो आपके सबसे क्लोज है वो उसका नाम भी ले सकता है। तो उसके बाद अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो वो 10% ट्रस्ट आपका कैसे भी तरीके से छीन लेगा, क्योंकि वो 20% आपसे ज़्यादा समझदार है। अब वो उसके द्वारा ये कहा जाता है कि वो बहुत ही इमरजेंसी में है और उसको रुपयों की काफ़ी ज़रूरत है और सारे बैंक अभी बंद हो चुके हैं। और वो ये भी कहता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। तो वो उस बड़े प्रॉब्लम का रीज़न कुछ भी दे सकता है, मतलब वो यहाँ तक कह सकता है कि मेरी जान भी खतरे में है। तो इस तरीके से वो एक सिंपैथी क्रिएट करता है एक दूसरे के माइंड में, ताकि आपको उस पर थोड़ी सी दया आ जाए और आप कुछ गलती करें। तो गाइज अब उसने आपका 40 से 50% ट्रस्ट तो जीत लिया है। अब उसे मात्र चाहिए एक प्रूफ, क्योंकि झूठ को अगर सच बनाना है तो उसमें लगता है एक झूठा प्रूफ। तो वहाँ पर वो आदमी ये कहता है कि उसने रिसेंटली एक अपने दोस्त को इस लिंक में पेमेंट किया था। वो पेमेंट 10,000, 20,000, 30,000 कितने का भी हो सकता है। फिर वो आदमी आपसे कहता है कि अगर आप चाहो तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज सकता हूँ। तो आप जाहिर सी बात है आप जरूर उस स्क्रीनशॉट को देखना चाहोगे। अब जैसे ही आप वो स्क्रीनशॉट देखते हो आपको उस पर 100% ट्रस्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ वो नॉर्मली स्क्रीनशॉट होता कैसा है, और क्या पता आपके इनबॉक्स में भी कभी ये मैसेज आया हो। तो वो ये है। अब जैसे आपने स्क्रीनशॉट देखा है आपको उस पर और ज्यादा विश्वास हो चुका है। अब वो आपको उस स्क्रीनशॉट के साथ उसने एक लिंक भी सेंड किया होगा, जिसके बाद वो कहेगा कि आप इस लिंक में जाकर पेमेंट कर दीजिए। तो गाइज अब यहाँ पर आपको उस स्कैमर से ज्यादा समझदार बन के दिखाना है, क्योंकि अब आपको यूज करना है अपना सेरेलॉक वाला दिमाग। अब आपको उस स्क्रीनशॉट में फोकस करना है जो ये है। तो गाइस सबसे पहले जब आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा आपको ओरिजिनल इसलिए लगे क्योंकि ये HTTPS है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब HTTPS का मतलब होता है एक ट्रस्ट, एक हम लोकल लैंग्वेज में। तो अब आप इस HTTPS को देखकर एक टाइम उस पर क्लिक कर दोगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्कैमर आपसे एक कदम आगे चल रहा है। तो अब आपको उसके आगे का लिंक और ध्यान से पढ़ना है। अब आप गौर से ये देखिए जहां पर फोन पे मेंशन्ड है तो वहां पर उसकी स्पेलिंग गलत है। आप एक बार और देखिए। अब शायद आपने ये बात समझ ली क्योंकि वो PHON है। जी हाँ गाइज, अब शायद आप इस स्कैम को समझ चुके हो। अब फर्स्ट टाइम में हम इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें आदत ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही जैसे कोई लिंक भेजता है तो उसमें हम झटके से क्लिक कर देते हैं। तो मतलब हमें उस लिंक को चेक भी नहीं करते हैं क्या वो सही है या गलत है। अब इसके बाद अगर आप उस लिंक में क्लिक करते हो और जैसे ही अपना UPI पिन उसमें एंटर करते हो तो आपका भी गेम खत्म। जी हाँ गाइस, क्योंकि वो उसके द्वारा बनाया हुआ एक झूठा सर्वर है जिसके वजह से वो आपके UPI पिन को अच्छे से रीड कर लेता है। उसके बाद वो चाहे कितना भी पेमेंट आपके अकाउंट से उड़ा सकता है। अब इस स्कैम को करने के लिए गाइज उसके पास बस दिमाग होना चाहिए और छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो गाइज अब हमने ये इंसिडेंट तो सुन लिया है जिससे 60 to 70% लोग इसका शिकार बने हैं। तो अब हम ये नोटिस करेंगे कि आखिर उसने ये टेक्निक कैसे यूज करी। तो सबसे पहले गाइज उसने आपका एक ट्रस्ट जीतने के लिए वो आपका एक करीबी दोस्त या करीबी रिश्तेदार बन गया। तो गाइज इसके बाद उसने एक इमरजेंसी का बहाना बनाया ताकि आप पर एक टाइप ऑफ प्रेशर पड़ सके। अब जैसे ही आप पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है वैसे ही वो आपको भेजता है एक लिंक, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। अब यहाँ पर आप उस
लिंक में तभी क्लिक करेंगे जब आपको उस पर ट्रस्ट होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा किसी भी ऐसे लिंक में क्लिक बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अब आपने यूपीआई पिन जैसे ही एंटर किया वैसे ही आपके पैसे गायब। तो गाइस यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ हमेशा यही इंसिडेंट होगा, आपके साथ किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब आपको इस तरीके से किया जा सकता है, मैंने ये आइडिया दिया है। गाइस अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे साथ कॉल पे कैसे स्कैम हो सकता है। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉल भी नहीं आता है फिर भी स्कैम हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ वो कैसे। वो होता है आपके फोन को हैक करके। मतलब अब जो ये फोन हैकिंग वाले स्कैमर हैं ये थोड़े उनसे एडवांस होते हैं, मतलब इनके पास अपना एक नेटवर्क होता है जिसकी वजह से आपके बैंक को लूट सकते हैं। अब ये लोग क्या करता है, एक अनवांटेड ऐप या फिर आपके मोबाइल में गलती से कभी इंस्टॉल करवा देंगे जिसके वजह से पूरा फ़ोन का एक्सेस इनके पास चला जाता है। तो अब आप अपने फ़ोन में कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन पे का पासवर्ड ही क्यों ना डाल रहे हो, वो हर चीज़ आप उनको दिखाई देगी। तो सेकंड चीज़ अब आपको ये नोटिस करना है कि आपको किसी भी अनवांटेड ऐप को परमिशन नहीं देनी है। जैसे कभी कभी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा हो कि मैसेज अलाउ, कैमरा अलाउ, मतलब ऐसे ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है क्या वो ट्रस्टेड ऐप है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप पे स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब गाइस जैसे जैसे मैंने ये इंसिडेंट बताता गया आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीख तो मिलती रही होगी। अब आपको ये भी पता चलेगा कि अपने यूपीआई को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, थोड़ा बहुत तो सबको पता रहता है कि अपना यूपीआई पिन किसी को भी नहीं बताना है, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो हर इंसान को पता है। तो गाइज अगर ये सब समझने के बाद भी अगर कभी आपके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है और आप विक्टिम बन जाते हो तो तब आपको क्या करना है। तब आपको सबसे पहले तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको नियर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवानी है और अपना क्रेडिट कार्ड और या डेबिट कार्ड उसी समय ब्लॉक कर देना है। और गाइज फिर इसके बाद आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेन भी करनी है। तो गाइज अब आपको यूपीआई के बारे में और यूपीआई फ्रॉड के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे साथ आखिर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ कैसे। और गाइज इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अब यहाँ पर यूज़ करता है वो अपना शेरलॉक वाला दिमाग। अब आपको ये पता चला है कि वो लोग कितने एडवांस होते हैं। मतलब इस ऑनलाइन फ्रॉड में मेरे साथ उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस अपना एक दिमाग का यूज़ किया और मुझसे कॉल पर बात करी। ये इंसिडेंट हुआ था कम से कम 3 या 4 साल पहले। तो मैं उस टाइम पर ऐसे ही बैठा था और OLX में स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक आईफोन दिखा था जो काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। तो उसके बाद होती है कहानी स्टार्ट। जी हाँ गाइज, अब जैसे ही मैं उसे कॉल करता हूँ उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है कि मतलब वो मेरे दिमाग को एक टाइप से हैक कर लेता है। अब सेकंड जी मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो कि और कैसे इतना सस्ते में आप ये आईफोन दे सकते हो। मतलब उसके बाद उसने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जिसके बाद आप उस पर डाउट नहीं कर सकते हो। मतलब उसने मुझसे ये कहा कि वो एक आर्मी में सोल्जर है और उसका अभी 30 मिनट का ब्रेक है, इसके वजह से ही वो आपसे बात कर पा रहा है। और मैंने उससे फिर पूछा कि आप इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो। तो उसने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने ये फ़ोन लिया था पर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैंने उससे बोला कि आप अपनी पेमेंट रसीद दिखा दो। मतलब उसने मुझे वो सब चीज़ सेंड कर दिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब उसने प्रूफ भी मेरे सामने रख दिए हैं, तो अब मैंने भी यूजुअली उतना ध्यान दिया नहीं और मुझे वो ओरिजिनल लगा। तो अब मैंने उससे फिर पूछा कि मैं आप पर भरोसा क्यों करूं। तो गाइज अब ये लोग किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, अब ये लोग इमोशनल वाली टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो अब उसने मुझे इमोशनल करना शुरू कर दिया। मतलब उसने कहा कि मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। मतलब ऐसे करके उसने मुझे एक टाइप से हैक कर लिया था। तो अब मैं इमोशनली भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था और मैं सोचा था यार आर्मी का जवान है, देश की कसम खा रहा है, तो ये क्या ही फ्रॉड करेगा। तो मैंने उसे अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। अब उसने कहा कि आप कुछ ना कुछ पेमेंट तो अभी आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं पेमेंट तो अभी नहीं करूंगा, मैं पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी ही दूंगा। तो अब मैंने उनकी यहाँ पर एक चाल फेल कर दी थी। तो फिर उसने सोचा कि इसको और ट्रस्ट दिलाने के लिए उसने वीडियो कॉल तक की गई, पर यहाँ पर उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने ये दिखाने के लिए मुझे वीडियो कॉल करी कि हाँ वो वीडियो कॉल कर सकता है, और अभी वो नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो ड्यूटी पर है। तो उसके बाद उसने कहा कि आप पेमेंट बाद में ही कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद उसका एक और टेक्निक यूज़ करी। तो गाइज अब बात आती है प्रोडक्ट की डिलीवरी की, मतलब उस आईफोन की डिलीवरी की। तो गाइज वो हर टाइम पे एक फ़ोटो सेंड करता था कि आपका फ़ोन यहाँ से निकल गया है। मतलब यहाँ तक कि उसने उस आईफोन की फ़ोटो भी क्लिक करके मुझे भेजी और उसके बाद जब वो पैकिंग करने की तक फ़ोटो उसने खींची। तो गाइज उसके बाद उसने उस पैक्ड आईफोन को एयरपोर्ट जाकर एक फ़ोटो क्लिक करी ताकि मुझे ये भरोसा हो जाए कि उसने आईफोन शिप वहाँ से कर दिया है। अब जैसे जैसे वो झूठ को सच बनाता जा रहा था, मैं भी उस झूठ को धीरे धीरे सच समझता जा रहा था।
अब उसके बाद एक और 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँच चुका है। अब जिस सिटी में मैं वहाँ पर रहता हूँ उसकी भी उसने नॉलेज ले रखी थी। फिर 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि हम आपके बताए हुए एड्रेस में पहुंच गए हैं, और उसने उस जगह के साथ एक फ़ोटो भी सेंड करी जिसमें ये लग रहा था कि हाँ ये वहाँ पर पहुँच गया है। तो गाइस जब उसने वो फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजी तब उसने कहा कि वो बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गया है और आप अपना पेमेंट कर दीजिए ताकि वो आपको डिलीवर कर सके। तो गाइस जैसे ही वो एड्रेस पे पहुंच गया तो तब उसने कहा कि आप वो बाकी बचा पेमेंट भी कर दीजिए, पर मैंने उससे बोला कि आप सामने तो आइए तभी मैं आपको हाथ में कैश आपके दे दूंगा। तो फिर उसने डिलीवरी वाले मैन ने कहा कि हमें ऐसे अलाउड नहीं होता है, जब आप पेमेंट करेंगे तो तब आपको डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक डाउट जैसा क्रिएट होने लगा, तो पर फिर भी उसने अपना इतना टाइम मुझे दिया था, मतलब मुझे इतना इमोशनल किया था, तो वो डाउट वाला इंसिडेंट वहीं पर ही खत्म हो गया मेरे दिमाग से। तो फिर मैंने उसे 1000 रुपये की एक स्मॉल पेमेंट जरूर करी थी, और वो 1000 रुपये की पेमेंट मैंने सिर्फ इसलिए करी थी ताकि क्या ये 1000 रुपये देकर क्या हमारे सामने आएगा। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपये की पेमेंट करी तो उसने कहा कि आपको और पेमेंट करनी पड़ेगी तभी मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ और सोची, उसने बोला था कि मैं बताए हुए एड्रेस में आ चुका हूँ, पर वो एड्रेस रोड साइड का था और आगे पीछे कोई भी गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब यूजुअली वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक क्यों नहीं है, तो यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए चुप जरूर हुआ था। तो जैसा कि उसने मुझसे कहा था कि वो एड्रेस पे ही खड़ा है, तो मैं उसी एड्रेस में उसी टाइम पर पहुँच गया था, क्योंकि वो मेरे घर से ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं था। अब जब मैं उस एड्रेस में पहुँच गया था तो मैंने वहाँ पर देखी कोई भी इंसान ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने उससे बोला कि मैं आपके बताए हुए एड्रेस में खड़ा हूँ और आप मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, और फिर हो जाता है उसके बाद उसका मोबाइल बंद। गाइस अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल का वो फ्रॉड कर सकते हैं, मतलब भी आपके 3-4 क्या 1 महीना भी आपके साथ वक्त गुजार सकते हैं, वो भी पूरे कॉल पे। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत तो है ही। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता चल सके। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।